नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हाहाकार के बीच कौन मददगार? स्थिति अब कुछ ऐसी हो गई है कि जनता के मन में अब ये सवाल आता जा रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में पैदा हुए ऑक्सीजन संकट से काफी हाहाकार मचा था। तब बड़े बड़े शहरों से लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑक्सीजन ऑडिट टीम बनाई गई थी, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट अब सामने आ गई है। और इसी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा तब किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब दिल्ली सरकार द्वारा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग का शोर मचाया जा रहा था, तब दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली की इसी मांग के कारण करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई है, क्योंकि तब की जा रही मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई दिल्ली में की जा रही थी। ऑक्सीजन टास्क फोर्स के मुताबिक 29 अप्रैल से 10 मई के बीच कुछ अस्पतालों में डाटा ठीक किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस दौरान 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई थी, जबकि करेक्शन के बाद ये डाटा 209 MT पहुंचा था। टास्क फोर्स की ओर से सुझाव दिया गया कि देश में ऑक्सीजन निर्माण के लिए एक नीति होनी चाहिए। बड़े शहरों के आसपास ही निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि 50% तक सप्लाई यहीं से ही हो सके। इसके लिए दिल्ली और मुंबई को प्राथमिकता दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई ऑडिट टीम पर जिस तरह से अब दावे किए गए हैं और केजरीवाल पर हमला बोला गया है, अब इसी को लेकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बीजेपी की ओर से केजरीवाल पर बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी, 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर यह सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मीट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मीट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मीट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके।
मोदी जी को गाली दी जा सके, सेंटर के ऊपर ब्लेम शिफ्ट किया जा सके। इस रिपोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है ना, ये कैलकुलेशन आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक किया है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, जब इस टीम ने, ये जो टीम है सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम है, जब इस सुप्रीम कोर्ट की टीम ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा, केजरीवाल जी जरा वो आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी हमें सुपुर्द करिए जिससे आपने कैलकुलेशन किया था, तो हाथ खड़े कर दिए जी अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। तो आपने संबित पात्रा को सुना, जिसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं केजरीवाल पर कि किस तरह से राजनीति ऑक्सीजन को लेकर हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल ने यह राजनीति सिर्फ इसलिए की ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। आपको बता दें कि आज ही ऑडिट पैनल की रिपोर्ट आई है, जिसके बाद बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में बता दें आपको, दावा किया गया है कि दिल्ली की जो ऑक्सीजन की मांग है, इस जरूरत से ज्यादा यानी कि 4 गुना ज्यादा मांग की वजह से 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई थी, क्योंकि तब की जो मांग की जा रही थी उसके मुताबिक ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई दिल्ली में की जा रही थी, और जो सप्लाई दिल्ली में की जा रही थी वो बाकी राज्यों को काट कर की जा रही थी। ऑक्सीजन टास्क फोर्स के मुताबिक 29 अप्रैल से 10 मई के बीच कुछ अस्पतालों में डाटा ठीक भी किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस दौरान 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई थी, जबकि करेक्शन के बाद ये डाटा 209 मीट्रिक टन पर पहुंचा था। यानी कि अब सीधे सीधे बीजेपी एक बार फिर से केजरीवाल पर हमलावर हो गई है, क्योंकि 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी, और जबकि करेक्शन के बाद मात्र 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से तमाम सुविधाएं जो है वो पूर्ण रूप से सुचारू की जा सकती थी। लेकिन केजरीवाल ने खुद जिस तरह से बार बार टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना बयान जारी किया और लगातार ऑक्सीजन की मांग की थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी, ये टीम बनाई थी, और इसने आज अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर से केजरीवाल अब घिरते नजर आ रहे हैं। टास्क फोर्स की ओर से ये भी सुझाव दिए गए हैं कि देश में ऑक्सीजन निर्माण के लिए एक नीति होनी चाहिए। कई अन्य सुझाव भी टास्क फोर्स ने दिए हैं। बता दें कि ऑडिट पैनल के बाद अब बयानबाजी भी तेज हो गई है, और इसी में से एक संबित पात्रा का आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की जो छवि है उसको खराब करने के लिए केजरीवाल लगातार इस तरह से बयानबाजी कर रहे थे। बता दें कि कोरोना के दूसरी लहर के दौरान मई में दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था, तब इस तरह की स्थिति बनी थी। चलिए, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है, उनका आपसे मुखातिब करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। और प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ, आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगी सलूजा जी, जिस तरह से ये तमाम आरोप आप पर लगे हैं, आरोप नहीं दावे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, टीम बनाई थी, उसने ये तमाम दावे किए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? मैं अपने आप में औकात नहीं समझता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने कोई कमेटी बनाई थी, उनके कमेटी के सदस्यों ने अपनी बात रखी है। वो उनकी अपने विचार हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पे जब रखेंगे, जब विधिक कार्रवाई होगी, पूछा जाएगा तो उसकी जवाबदेही आम आदमी पार्टी उसका मौके पे जवाब देगी। वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी ने जो अपनी बात रखी है वो दिल्ली की जनता से संबंधित है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमारी सरकार को बनाया है, लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है। जो जनता उन दिनों में सफर किया जनता ने, तो उसकी जो कमियां रह गई, उसको अगर उसकी हम जांच कराना चाह रही है दिल्ली सरकार, तो हम समझते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी एक अलग है, मगर जो चुनी हुई सरकार है वो अरविंद केजरीवाल उसके मुखिया हैं, मनीष सिसोदिया जी उनके मुखिया हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि किस तरह की कोई जांच हो जाए जिससे पता चल जाए कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की किस कमी के कारण वहां मौतें हुई हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जनता के बीच में वो बात आएगी, जनता को पता चलेगा उसका, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी, आपका स्टार्टिंग कमेंट ले लेते हैं सर। जिस तरह के ये तमाम आरोप केजरीवाल पर लगे हैं, केजरीवाल सरकार पर लगे हैं, आप ही की पार्टी ने, खुद संबित पात्रा ने इस तरह के आरोप लगाए हैं और तमाम उन्होंने भी बातें कही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले भी सोशल में बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ
194 हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई करती थी कंपनियां दो, और वो सुचारू रूप से चल रहा था ठीक ठाक। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस चीज को अपने हैंड ओवर ले लिया और अपने मुताबिक घुमाना चाहा, और हॉस्पिटलों ने कहा कि हमारे पे जो ऑक्सीजन सुचारू रूप से आ रही है वो ठीक आ रही है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे मैनेज। मगर इन्होंने कुछ चीजें अपने शेखी दिखाने के चक्कर में ऑक्सीजन को अपने अंडर में ले ली सप्लाई को, और वहां टर्मा आ गई। देखिए उन्होंने बिल्कुल कहा, हर हॉस्पिटल के कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ऑक्सीजन की थोड़ी कंजम्पशन बढ़ गई थी, थोड़ी सी जरूरत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर ये नहीं थी कि आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर जब इन्होंने अपने हाथ में ले ली चीजें, वो सब डगमगा गए, अपनी गलती नहीं मानते। और देखिए कितना बड़ा अभी ऑडिट हुआ है, अब खुला है कि दिल्ली सरकार इतनी बड़ी राजनीति दिल्ली की जनता के ऊपर करना चाहती है, केंद्र की कुर्सी देखने के चक्कर में, पंजाब देखने के चक्कर में, यूपी उत्तराखंड देखने के चक्कर में, गुजरात देखने के चक्कर में। दिल्ली और गुजरात का अगर सफर करो तो कम से कम एक दिन और एक रात लगता है। आप दिल्ली देखिए, दिल्ली देखकर जा रहे गुजरात चले गए। अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, देखिए ये लोगों के, अगर मैं चिट्ठे खोल रहा हूँ तो आप भी कहेंगे क्या क्या बातें हैं। ऑक्सीजन की बात तो मैंने करी आपसे, देखिए ये चीज खुलती जा रही है। ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं पहले भी इनके आपके माध्यम से मैंने पूछा था कि भाई आपने 1000 मोहल्ला क्लिनिक लगाए थे आपने, और आपने वैक्सीन सिस्टम चलाया उस पर, मगर आप अगर जो मोहल्ला क्लिनिक होने, अगर एक दिन में 50 लोगों को वैक्सीन लगती तो 60 दिन में 3 करोड़ लोगों को लगती। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। क्यों? जो भी इन्होंने अभी जो टेम्परेरी टेंट लगाए आईसीयू बेड के लिए, सब चीजें लगाई, वो भी एक टेंट का बहुत बड़ा घोटाला है। क्योंकि वो जब ऑडिट होगा चीजें वो भी खुलेंगी। इन्होंने रामलीला मैदान के अंदर बनाया, दिशाद गार्डन के जो रामलीला मैदान उसमें भी लगाया, और वो पैसा वेस्ट किया। अगर ये जो 4 हॉस्पिटल जो बनने थे दिल्ली में, कोनों में, अगर वो शायद बन चुके होते तो कम से कम 17,000 बेड दिल्ली वासी को मिलते। जो अरबों करोड़ों रुपए जो इन्होंने दिल्ली सरकार में दिल्ली की जनता का खराब करा पैसा रामलीला मैदान के अंदर और उसके अंदर, उसके शाबाशी जो देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, और अभी भी लगे हुए हैं। उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी अभी भी इनकी आंख नहीं खुल रही। और ये जितने हॉस्पिटल द्वारका में हैं, चाहे वो बाहरी दिल्ली में हैं। आपके पास भटनागर साहब, सलूजा जी, जिस तरह के आरोप लगातार बीजेपी द्वारा आप पर लग रहे हैं, आपने तमाम बातें भी सुनी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी इससे पहले बता दूं कि अब आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, तो आप क्लोज क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। सलूजा जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के आरोप आप पर लगातार लगते जा रहे हैं, इन आरोपों का क्या आप पर कोई जवाब है? जिस तरह से आईसीएमआर की रिपोर्ट भी आपसे मांगी गई थी, कुछ संबित पात्रा ने कहा कि वो भी आप देने में सक्षम नहीं हुए, तो आखिर किन गाइडलाइन की वजह से, किन गाइडलाइन के अनुरूप आपने ये जो ऑडिट किया था अपना, वो किया था? सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या, देखिए पहले तो उनकी बात मुझे आवाज सुनाई नहीं देती, मगर चलिए आपने आईसीएमआर की बात कही। दिल्ली सरकार जब पहली लहर से दूसरी लहर तो और बढ़ी, जब आपको पता होगा, जब दिल्ली सरकार ने आंकड़े देने शुरू किए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कई जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे, विधायक थे, वो रोजाना आके ब्रीफिंग किया करते थे और मीडिया के माध्यम से देश को बताया करते थे, अपने प्रदेश को बताया करते थे कि हमारे वहाँ इतने केस हैं, हमने इतना काम किया, इतनी जांचें की, इतने वैक्सीन लगे, इतनी मौतें हुई। इन दिनों में आपको पता होगा ये खेल वहाँ की, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम हमारे अंडर में नहीं आता, वहाँ की नगर निगम ने खेल किया, जो मौतें उनके अधीन आने वाले जो हॉस्पिटल थे वहाँ हो रही थी, वो पूरी जांचें हम लोग को वो आंकड़े नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण दिल्ली में जो मौतें ऑलरेडी एक्चुअल मौतें जो हो रही थी वो जनता के सामने नहीं आ पा रही थी। इसके लिए जब अरविंद केजरीवाल जी चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो एमसीडी है वो हमको आंकड़े पूरी नहीं दे पा रही हो, आंकड़े ऐसे दे रही है ताकि दिल्ली की सरकार उसमें बदनाम हो। तो दिल्ली की सरकार ने जो दिल्ली के अंदर जो बातें हुई, जितना 56 इंच का सीना जो था वो अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया। प्रतिदिन वो ब्रीफिंग करके सारी बातें बताते थे। क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी ने देखिए दिखाया है या नहीं, वो तो अब रिपोर्ट में पता चलेगा। सलूजा जी, तमाम जो रिपोर्ट में दावे किए गए हैं उन पर आप कुछ बात कहें तो ज्यादा सही रहेगा। आज मुस्कान जी 108 आज की जो गिनती है वो 108 लोगों के पिछले 24 घंटे की है। मौतें हमारी कम हुई हैं, हमने जांचों पे ध्यान दिया, हमने वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया। आज दिल्ली की सरकार को जो वैक्सीन चाहिए वो वैक्सीन क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे पा रही है? ठीक है सलूजा जी, ठीक है। देखिए आपने वैक्सीन की बात की, उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, ऑक्सीजन तो दी ना आपको पूरी, उसमें भी अब इस तरह के दावे, इस तरह के घोटाले नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास।
भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में? भटनागर साहब, इन्होंने 700 मैट्रिक टन दी, उसके बाद आज तक ये नहीं दे पाए। तेजपाल जी ने उस बात का एक बार जवाब दिया कि आपने 12 राज्यों की जो ऑक्सीजन समय पे पहुंची चाहिए थी उन राज्यों में, और वो आपकी गलती से राजनीति दिखाने के चक्कर में दिल्ली में आपने रोक ली, उस बात का जवाब दिए। मैंने कुछ उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल के अंदर कितनी मौतें होगी बिना ऑक्सीजन की, वो आंकड़े भी दे दीजिए। ठीक है सर, मैं आपको दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी उपाध्याय साहब, जिस तरह का ये अब मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट जो टीम बनाई थी उसमें अब इस तरह के आरोप केजरीवाल सरकार पर लगे हैं। उस समय हमने देखा कि किस तरह की ऑक्सीजन की स्थिति थी। अब इन तमाम स्थिति को देखते हुए आपका क्या रुख है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुस्कान, उस समय जो माहौल था बहुत अफरा तफरी का माहौल था। आप देख रहे हैं कि पूरे पीक पे कोरोना के केसेस थे और हर राज्य अपने राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का कोटा सुनिश्चित करना चाहता था। क्यों? उस समय हालात ये थे कि कब कितने मरीज आ जाएं और कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह की कोई गाइडलाइन भी नहीं थी कि इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और इतने पेशेंट हैं या इतनी पॉपुलेशन है तो कोई पैरामीटर भी नहीं थे। अच्छा हुआ, देखिए एक आवश्यक वस्तु अधिनियम होता, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम इसीलिए बनाया गया था कि भी कोई भी स्टोरेज न कर पाए। अगर मान लीजिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि भी जमाखोरी करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ भी यही है कि हर राज्य ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि भी ऑक्सीजन मुझे मिल जाए, जिससे ज्यादा उपाध्याय साहब कोशिश की सभी ने, लेकिन जिस तरह से ऑडिट सामने आया है 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सर, 4 गुना ज्यादा मांग। उसका कैलकुलेशन नहीं था कि आज 1000 मरीज हैं तो कल कितने मरीज आएंगे। अनसर्टेनिटी का माहौल तो था, ये मैं मानता हूँ कि भी जरूरत से ज्यादा स्टोरेज बिल्कुल ठीक नहीं है। उपाध्याय जी, आप तथ्यों में बात नहीं कर रहे हैं। आप जी बताएं। आप तथ्यों में बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए तथ्यों पे। सर, स्पष्टीकरण आपके सामने स्पष्टीकरण देखिए, उस समय कोई ये सिक्योरिटी नहीं था आपकी बात में 500 मरीज हैं तो कल 1000 मरीज आएंगे, इस तरह का कोई वो नहीं था। लेकिन अच्छा, मुझे भी बहुत ज्यादा स्टॉक करना है। बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। फिर भी ऑक्सीजन ले लेना कहीं ना अरविंद केजरीवाल कहीं। देखिए आकलन ये होता है कि अगर जी मैं आ रही हूँ आपके पास, वो दवा नहीं लेते हैं, शांति की दवा नहीं लेते हैं, अशांति ज्यादा फैलाना जानते हैं। जरूरत तो आप 300 350 रख सकते हैं। वो पत्रकार है, स्वतंत्र है, अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुन लीजिए। पत्रकार महोदय कोई बात रख रहे हैं, उनको सुन लीजिए। ठीक है सलूजा जी, सुन रहे हैं। उपाध्याय जी, देखिए अच्छा है, इसके लिए क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑक्सीजन कल को फिर जरूरत पड़ सकती है, थर्ड वेव की पूरी आशंका है, आए या ना आए बात एक अलग है, लेकिन उसकी तैयारियां करनी है। तो उस तरह का कोई फॉर्मूला भी नहीं था सरकारों के पास, किसी भी तरह का पास फॉर्मूला नहीं था कि भी इतने मरीज हैं और आगे इतने मरीजों के लिए हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए। आगे इस तरह की गाइडलाइन आएंगी तो निश्चित है कि भी जो एक अफरा तफरी का माहौल है वो खत्म होगा और सबको उसी अनुपात में, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है या दूसरे संसाधन है, वो मिलते रहेंगे। हाँ ठीक है उपाध्याय जी। भटनागर जी, आपके पास आना चाहूंगे, आप कुछ तथ्यों की बात कर रहे थे सर। उपाध्याय जी की सुन रहा था बात, मैं कहना चाह रहा था श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री सिसोदिया साहब तो डॉक्टर नहीं है ना विशेषज्ञ हैं, मगर वो जो पैनल डॉक्टर्स का था 1 महीने के अंदर उन्होंने ये चीज तो इन्हें बताई कि अब कंजेशन जो ऑक्सीजन की कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। अगर उस पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी पैनल की डॉक्टर्स की, जो जिन्होंने 196 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन जो सप्लाई कंपनी कर दी थी, इन्होंने इमीडिएट उसको खारिज कर दिया और उसको अपने हाथ में ले लिया। क्यों? वो जो ऑक्सीजन आती है दिल्ली के अंदर विभिन्न हॉस्पिटलों के अंदर, तो वो यूपी से आती है, हरियाणा से आती है, राजस्थान से आती है और वो सप्लाई करती है और सप्लाई सुचारू रूप से चल रही थी। हाँ, कंजेशन बढ़ गई थी, मानते एग्री, मगर इन्होंने ऐसा क्यों किया कि अपने हाथ में चीजें मिली जब इनके पास? क्या इमरान हसन इतने बड़े वैज्ञानिक हैं या आप नीचे सब कुछ देख लेते हैं जो उन्होंने हर चीज को अपने अंडर में ले लिया? कुछ चीजों में ये सवाल नहीं जवाब नहीं दे पाते। देखिए 2000 टन इन्होंने अनाज गरीब और खराब कर दिया सड़ा के, ये चीजों का जवाब है और ओपनली पूरी मीडिया ने दिखाया है और छापा भी है।
और आज ये स्कूल ढोने में लगे हैं। ठीक है आपके इमरान हुसैन वाले सवाल पर हम जवाब ले लेते हैं। उपाध्याय जी, तथ्यों की बात भटनागर साहब कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया, आपने बातें उनकी सुनी कि इमरान हुसैन को उन्होंने कहा कि वो तो खुद डॉक्टर नहीं थे, जिस तरह से उन्होंने तमाम चीजें अपने हाथों में ली, इस पर क्या कहेंगे सर? अपने हाथों में ली मान लीजिए राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मार्केट के हवाले। क्या ये कहना चाहते हैं? सरकारें अपने जो सरकारें जनता द्वारा चुनी होती हैं, जनता के लिए होती हैं और जनता के लिए जो उनसे होता है वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा स्टॉक उन्होंने लिया है, जितनी कंजम्पशन नहीं थी, तो उस पर देखिए, मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरा कोई गलत डिसीजन है तो मुझे उस पर कुछ पेनल्टी है या पेनलाइज जो भी SIT की टीम है या दूसरी टीम है वो करेगी। उसमें ये कहना कि नहीं। ये भी तो देखिए देखने वाली बात है ना कि जब हमारे पास जितनी ऑक्सीजन थी, हमने दिल्ली को सप्लाई पूरी करने के लिए 12 ऐसे राज्य थे जिनकी ऑक्सीजन सप्लाई को कट किया वहां से और ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को दी। लेकिन अब अगर इस तरह की बातें सामने आ रही है तो घोटाला तो ये बड़ा है, क्योंकि उस राज्यों में भी इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। सर बिल्कुल ठीक है। अब मुस्कान, आपने सही कहा कि देखिए दूसरे राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और आप जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन एक्चुअल में ले रहे हैं जिसमें कि आपको जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल वहाँ एक कार्रवाई बनती है और वो जो भी संवैधानिक संस्थाएं वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। मैं ये ऐसा समझता हूँ। लेकिन जो सरकारें हैं अपने आप में चुस्त और दुरुस्त नहीं होती। अगर सेकंड वेव में सभी सरकारें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अगर इतने चुस्त और दुरुस्त होते तो गंगा में लाशें नहीं बह रही होती, नदियों में लाशें नहीं बह रही होती, शमशान घाट में लाइनें नहीं लग रही जी। आपकी बातों में भटनागर जी को जोड़ना चाह रहे हैं। आपकी बात पूरी हो जाए भटनागर जी, उसके बाद मुझे सलूजा जी के पास भी जाना है। भटनागर जी माननीय उपाध्याय जी बहुत बड़ी पत्रकार है। अभी जो उन्होंने जमुना में जो अभी गंगा जी में बहती हुई लाश के विषय में पूछा है, और मैं समझता हूँ पूर्वांचल से आते हैं और नहीं पता कि वहाँ के हिंदू रीति रिवाज क्या है। और ये आपका अखबार जहाँ पे आप लिखते हैं और भेजते हैं और वो स्पष्टीकरण दे चुका है। जो कोविड से हुई वो भी उस पर दबाई गई और उसके लिए राज्य सरकारों ने काम भी किया और इसकी तहकीकात भी करी और अखबार में डेली छापा और वो जनता ने पढ़ा भी कि वो आज से नहीं है, वो सदियों से चला आ रहा है। मगर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं अभी भी दिल्ली सरकार का मुद्दा भटकाने के लिए। आप इनसे पूछेंगे सलूजा जी से कि सलूजा जी का 5 साल में 10 लाख रुपए का बजट है मेंटेनेंस का, मुख्यमंत्री का, कोठी का, बंगले का, वो 4 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए इस 5 साल में? क्या बता पाएंगे आप? फिर 10 करोड़ रुपए और खर्च होने जा रहे हैं, क्या बता पाएंगे आप? आपका जो स्कूल मॉडल था वो कहाँ चला गया? आपका जो हॉस्पिटल जो चिकित्सा मॉडल था वो गायब हो गया। आप वो पिछले लग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये जो गोली खाते हैं ना वो सिर्फ अशांति की गोली खाते हैं। अब इनका ऑडियो थोड़ा बंद कीजिए, इनका ऑडियो बंद कीजिए। अरे ऑडियो बंद कर लीजिए, शांति रखिए, थोड़ा बहुत मत बढ़ाइए अपना। नहीं बिल्कुल। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर हैं, मनीष सिसोदिया जी डॉक्टर हैं, तो क्या माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर हैं, अमित शाह जो तड़ीपार हैं वो डॉक्टर हैं? देखिए यहाँ पे डॉक्टर की बात नहीं होती। वैसे जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी वो डॉक्टर हैं, वो स्वयं भी कोरोना से पीड़ित हुए थे और स्वस्थ होके लड़ाई लड़के वो जनता के बीच में आए थे। दिल्ली के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का जब डंडा चढ़ा के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डंडे जब पड़े तब उन्होंने मात्र 1 दिन 700 मेट्रिक टन दिया था। जहाँ पे ये बात आ रही है कि 12 राज्यों से वहाँ की अगर आपको जरूरत थी, इतने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी तो सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में था। आज अगर ये ऑडिट जारी हुआ है सर कि इतना आपको नहीं, जब 4 गुना ज्यादा आप ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हैं तो बाकी के राज्यों में कितना खतरा बड़ा होगा सर। आप समझ सकते हैं इस बात को? मैं बता रहा हूँ, जिन 12 राज्यों से देखिए कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, इसको अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार को लेना देना नहीं था। दिल्ली की सरकार को 700 मैट्रिक टन उस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी और ये उन्होंने कोर्ट में जाके ये जरूरत को पूरा करवाया। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली का दायित्व था, दिल्ली की सरकार का दायित्व था। आज जो आपको जरूरत थी, ठीक है, मान लिया आपको जरूरत थी और आपने तमाम स्थिति को समझकर आपने इतनी मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है, लेकिन जब आपसे ICMR ने वो रिपोर्ट मांगी कि किस बिना पर आपने ये जो रिपोर्ट तैयार की है और इतनी ऑक्सीजन की मांग की है, तब आपके हाथ क्यों खड़े हुए सर? तब भी आपको वो रिपोर्ट देनी चाहिए थी। आखिर क्या गाइडलाइन थी? कोई हाथ खड़े नहीं हुए हैं।
आईसीएमआर जो है वो WHO की भी बात नहीं मान रहा इस समय। WHO ने जो कहा उसके विरुद्ध भी जा रहा है। आईसीएमआर को भगवान का अवतार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भगवान के अवतार नहीं है, इसी धरती पे जन्मे हुए, हम आपके बीच में विचर के वो प्रधानमंत्री बने हुए, आईसीएमआर के हेड बने हुए हैं। यही आईसीएमआर की जब पहले कहती थी कि कोरोना से हमको लड़ना है, वही आईसीएमआर जो कह रही है कि कोरोना के साथ हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत बार ये उल्टे पलटे हैं। अभी जो जांच की विषय आ रहा है, जो 12 राज्यों की बात आ रही है कि 12 राज्यों का ऑक्सीजन काट कर दिल्ली की सरकार को दिया गया, दिल्ली में दिया गया, यानी उन 12 राज्यों का जो मैं आ रही हूँ भटनागर जी आपके पास। ठीक है, मैं आ रही हूँ भटनागर जी आपके पास। सलूजा जी ठीक है, अब आप भटनागर जी आपके पास आने से पहले मैं उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम बातें उपाध्याय जी आपने सुनी है सलूजा जी की, वो कह रहे हैं कि आईसीएमआर जो है वो कोई भगवान नहीं है। उन्होंने जो किया है, पहले वो कुछ बातें कह रहे थे, अब वो कुछ बातें कह रहे हैं। आपकी उनकी इस बात पर आपका क्या तर्क है सर? देखिए, ये कहना आईसीएमआर भगवान नहीं है, ये गलत है। देखिए, जो संवैधानिक संस्थाएं एक सिस्टम है, ये देश सिस्टम से चलता है। आईसीएमआर एक्सपर्ट का पैनल है और वो लोग पूरा उस क्षेत्र के बिल्कुल पूरी नॉलेज रखते हैं और उनसे अगर उसको नकारा जाए वो ठीक नहीं। ये सिस्टम का फेलियर है। ये सिस्टम अगर चलता है तो इन्हीं जैसे आईसीएमआर है, दूसरी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ही चलता है। तो अपनी अगर गलती कहीं हुई है, मान लीजिए आकलन में आपसे गलती हुई, आपको जरूरत 300 की थी और आपने 900 का आकलन कर लिया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती हुई है और अपनी गलती को ये मानने में दिक्कत कहाँ आ रही है सर? हाँ जी, अगर कोई गलती ऐसी हुई है तो ये मानने में दिक्कत तो कोई नहीं है, मान सकते हैं। हाँ, वो मानना चाहिए कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, कई बार होता है भी हम उम्मीद लगाते हैं कि भी इस रेतों में मान लीजिए कोरोना का ये हम काल लें तो हम उम्मीद लगाते थे कि भी ऐसे ऐसे इतने पेशेंट बढ़ेंगे और उसके जो हमारे अरेंजमेंट थे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा केस बढ़े तो आपने देखा हुआ सारी व्यवस्थाएं वो चरमरा गई। तो होता है, ऐसा नहीं है कि भी कोई भी आदमी फुल प्रूफ है। बिल्कुल, ये चीजें होती हैं और ये चीजें माननी भी चाहिए सलूजा जी आपको। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, उससे पहले भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे थे सर। मैं थोड़ी सी बात और स्टार्ट करूं। सलूजा जी पहले इतनी लग रही मुझे जो अवसर जो पद भारत के बैठे हैं सरकार में, मैं समझा दूं कि जो श्री केजरीवाल साहब है वो भी IIT खड़गपुर के बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और ITI लाने में बहुत बड़ा हाथ बोल रहा है। और श्री जो सिसोदिया साहब है वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार रहे अपने टाइम में, पढ़े लिखे। हाँ, जो आपके पीछे फोटो लगा है संजय सिंह का, ये जरूर ये टिकट ब्लैक करते थे पिक्चर हॉल के बाहर। ठीक है, आज उनकी 3 करोड़ की संपत्ति है, जो दो रूम के फ्लैट में रहते थे। आज ठीक है, आज वो राज्यसभा सांसद बनते करोड़ों में हो गए। इस विषय में जवाब नहीं देंगे। मैंने अगर कुछ सवाल करे तो थोड़ा सा आप इनको तमीज सिखाइए कि जो देश की जो सरकार चला रहे हैं उनके विषय में कैसे बोले। ये इनका बड़ा बोलापन है, अपनी छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं हर चीज के लिए। ये कहीं से जो सफलताएं दिखाना चाहते हैं अपनी, वो इस विफलता को उजागर करते कि इनका बड़बोलापन, बदतमीजपन जो इन्होंने भी बोल के दिखाया भी देश के गृह मंत्री के लिए। शायद हो सकता हो अपने जो उच्च पद पर बैठ जाए उन पर तमीज से बात करनी चाहिए। हमारे लिए केजरीवाल साहब भी मुख्यमंत्री हैं, बहुत तमीजदार है और हम ऐसे बोलते हैं। सुनिए शराब थोड़ा तो सही है, सुनिए आप। अब मुझे आपकी आवाज है, सुनिए, थोड़ा सुनने की क्षमता रखते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, हम एक डिबेट पे बैठे हैं, पूरा भारतवर्ष हमें देश जानना चाह रहे आपसे जानना चाह रहे हैं वो तड़ी पार थे कि नहीं थे? बजट था मुख्यमंत्री आवास का मेंटेनेंस का, वो 4 करोड़ रुपए कैसे? अरे भाई साहब, वो तड़ी पार है कि नहीं है बता दीजिए देश को। बताएंगे। मैंने पूछा कि आज केजरीवाल अमित शाह तड़ी पार है कि नहीं है? आज हर साल ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, आपकी तमाम बातें भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हाहाकार के बीच कौन मददगार, ये सवाल तमाम ऐसे हैं जो अब जनता के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि जो ऑडिट टीम है उसका जो अब पूरा रवैया जो सामने आया है, उनका जो दावा सामने आया है, वो लेकर अब जनता के मन में ये सवाल है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। सलूजा जी, संबित पात्रों की आवाज भी आपने सुनी, एक ही बात उन्होंने बोली कि कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या सर?
वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं। 20/4/2021 को 290 मैट्रिक टन मिला, 21 को मिला 320 मैट्रिक टन, 22/4 को मिला 370 मैट्रिक टन, 23 को मिला जाके 390 मैट्रिक टन। इस तरह कर करा के एक दिन मात्र जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो 700 मैट्रिक टन मिला। समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला था, जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। इसमें अगर केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के अख्तियार में था ऑक्सीजन का देना और लेना, जब उसके अख्तियार में कोई चीज थी तो हम मांगेंगे किससे? हमारे पास जो जरूरतें पीछे से आ रही थी वही जरूरतों को हम उनके सामने रख रहे थे। ICMR की जो गाइडलाइन थी उसको अगर मान लें तो 930 मैट्रिक टन दिल्ली को जरूरत थी उस समय में जब पीक आवर चल रहा था दिल्ली का। अगर उस आंकड़े को मान लें, इस बात को राघव चड्ढा जी ने, जो दिल्ली के विधायक है, उन्होंने इस बात को रखा भी था कि अगर ICMR की गाइडलाइन को अगर हम मान लें तो 930 मैट्रिक टन प्रतिदिन चाहिए हमको। मगर हम लोगों ने कहा, और उसके बाद हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया जब 700 मैट्रिक टन मिला और दिल्ली के केस कम होने लगे तो दिल्ली की सरकार चैनल के माध्यम से देश के सामने आके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि अब हमको दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन में हमारा प्रयास है, अब हमसे इतना ऑक्सीजन वापस ले सकते हैं। सुनिए सलूजा जी, आपकी दो बातें तो यही साफ हो गई हैं। जब ICMR आपके पक्ष में था, जब उन्होंने कहा कि 900 टन से ज्यादा, 900 मीट्रिक टन से ज्यादा आपको जरूरत है, तब वो आपके लिए भगवान था। अब इस तरह की जब उन्होंने गाइडलाइन का मांग लिया तब आप कह रहे हैं कि वो कोई भगवान नहीं है, उनकी तमाम बातें सच। ठीक है सर, ठीक है भटनागर जी, आपके पास मैंने किसी को भगवान नहीं माना, कोई हमारे लिए दानव नहीं है। वो भी भटनागर जी आपके पास आना चाहूंगी। विधिक जानकारी है, जब कोर्ट में मामला जाएगा कोर्ट में उसका जवाब देंगे। हम कुछ चोर नहीं है केंद्र सरकार की तरह, नरेंद्र मोदी जी की भटनागर जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके आम आदमी पार्टी दिन में 4 वर्ड जब आ रही थी मीडिया के आगे, तो देखिए उसी दौरान राघव चड्ढा कहते हैं हमें 900 मैट्रिक टन की समथिंग की जरूरत है, और वहीं जब केजरीवाल साहब आते हैं अगले दिन उस पे तो वो कहते हैं कि हमारे को 650 मैट्रिक टन की है, और ये मीडिया ने खूब दिखाया कि कहीं कैसे झूठ रखा जाता है। तो ये हाईकोर्ट पहुंच गए, हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे। अब ICMR ने ऑडिट कराया उस समय का, अब क्यों निकल के आ रहा है कि 300 टन आपको ऑक्सीजन चाहिए थी और आपने दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए करा। अभी एक छोटी सी बात कही थी नगर निगम को लेकर कि इन्होंने कहा था कि जो आंकड़े छिपाए गए कितने लोग मृत्यु थे, अरे भाई आपने क्या उसकी ऑडिट कराई? आपने कोई विजिलेंस बैठाई? आपने कोई कराया कि भाई झूठ क्यों चला? भटनागर साहब, ये दावा तो अब सामने आया है, ऑडिट टीम ने अब ये दावा किया है कि उन्होंने, सुनिए, अब ये दावा सामने आया है कि उन्होंने ये बात कही है कि अब इतना ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन पहले तो ये दावा नहीं आया था। पहले तो खुद ICMR ये कह रहा था कि 900 से ज्यादा मीट्रिक टन की जरूरत है। उस समय भी आप जरूरतें पूरी नहीं कर पाए। जब हमने ये कहा कि अगर 12 राज्यों में दिल्ली को ऑक्सीजन देने से 12 राज्यों के जो ज्यादा मौतें हुई है, तो ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली को पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिलने से वहां भी मौतें हुई होंगी इतनी। आपने ऑक्सीजन को लेकर पैनल क्यों नहीं बनाया डॉक्टर्स का? आप खुद नेता लोग बन के पैनल में क्यों बैठे? इमरान को क्यों मुखिया बनाया? पहली चीज, आपको जब ब्रीच अमॉडल से जो डॉक्टर्स जिनको देख रहे थे पैनल पर, जो एक बना हुआ है डॉक्टर्स का पैनल जिसमें एविन हॉस्पिटल, LNJC के कई जगह डॉक्टर समूहित थे, तो इन्होंने उनको हटा के अपने हैंड ओवर क्यों लिया? ये अपनी गलती नहीं मानेंगे वहां पे। अभी इन्होंने कहा मृत लोगों के आंकड़े छुपाए खुद दिल्ली सरकार ने। अगर आपको मृत लोगों के आंकड़े बताने थे तो आप नगर निगम से, अन्य संस्थानों से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से क्यों नहीं आपने आंकड़े पूरे करे? ये मैं आज सनुजा जी बैठे, मैं इनसे एक पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने लोग जो देहांत मर गए जो कोरोना के कारण, क्या उन्होंने उसको ऑडिट कराया किन कारणों से मरे? क्या उनका पूर्ण इलाज हुआ या नहीं हुआ? भटनागर साहब, आपके इन सवालों का जवाब मैं सलूजा जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले उपाध्याय जी के बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। उपाध्याय जी, जिस तरीके की दोनों की बातें आपने सुनी है, देखिए वार पलटवार हम तमाम यही बातें करते आते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाता है और दूसरा पहले पर, इसी तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन अब जो ये दावा सामने आया है, आपने भी बताया कि उस समय नहीं पता था और हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा हो, लेकिन आगे इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है सर, क्या होनी चाहिए आपकी नजर में? मुस्कान जी, मेरा एक लास्ट सवाल ये है, गलती नागर जी आपके पास एक बार फिर से, मैं उपाध्याय जी का जवाब ले लूं, मैं आऊंगी जी। मुस्कान, इस बात को सब माना है कि ICMR ने कहा था कि 900 टन इनसे चाहिए, यानी ICMR के कैलकुलेशन में भी गलती थी। तो आम व्यक्ति जो एक्सपर्ट नहीं और जनता ने उसे चुना है, और जनता की चुनी हुई सरकार का जो भी नुमाइंदा है वो और कैलकुलेशन में गलती अगर कर जाता तो स्वाभाविक है, मैंने पहले भी कहा था फिर वही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं पता था, ऐसा कुछ तय नहीं था कि इतने पेशेंट आएंगे।
और इतने पेशेंट को बेड चाहिएगा, इतने पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिएगी, इतने पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए। एक आकलन, और आकलन उसका जो हम शब्द यूज करते हैं, वो आकलन शब्द हम इसलिए यूज करते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली अंदाज होता है कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो, और थर्ड वेव के बारे में भी अंदाज लगाया जा रहा है कि भी थर्ड वेव आएगी। अब वो आएगी या नहीं आएगी ये समय बताएगा। तो मैं मानता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसका भी अपना एक दायित्व होता है। मान लीजिए केंद्र सरकार को तो वो कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन का सप्लाई का अपने हाथ में ले सकती है, तो भाई राज्य सरकार क्यों नहीं ले सकती? जनता ने तो दोनों सरकारों को चुना है। मैं मानता हूँ अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो सिस्टम है, और सिस्टम में हर चीज के लिए सजा का प्रावधान है। अगर मैं गलती करता हूँ, चाहे आपने भी कहा कि इंसान है, वो भी तमाम चीजों का आकलन उन्होंने किया और आकलन के बाद ये चीजें बताई, सही है या नहीं वो आगे की बात है। इसी पर भटनागर साहब यही आरोप लगा रहे हैं कि आखिर डॉक्टरों का पैनल क्यों नहीं बनाया गया इन तमाम चीजों की स्थिति से निपटने के लिए। देखिए डॉक्टरों का पैनल और एक्सपर्ट का पैनल ऐसा नहीं है कि घर बैठ के कोई मान कर दिया, मनीष सिसोदिया जी ने अपने मन में कोई बैठ के कैलकुलेशन कर दी। ये जो आकलन होते हैं, ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे कंसल्टेशन और के बाद ही ये डिसाइड होता है कि हमको ये संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी मांग रखते हैं केंद्र के साथ। ये कह देना कि भाई नहीं कोई एक्सपर्ट की टीम नहीं, ये चला। हर सरकार जी एक्सपर्ट से राय देके ही कोई भी काम करती है, तो पूरा एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है भटनागर साहब, मैं आऊंगी आपके पास, आपको अपनी बात का जवाब भी मिल गया होगा। आपसे आपके पास आने से पहले मैं सलूजा जी से आपकी बातों का जवाब लूंगी। सलूजा जी, जो बातें तमाम कह रहे हैं भटनागर साहब, तमाम बातें आपने सुनी, आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों ये पैनल नहीं बनाया गया जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं? और दूसरी बात, क्या आपने जो मौतें हुई है उनका ऑडिट करवाया था? ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं भटनागर जी। वहां से आप चेक करिए जरा, आपकी आवाज सलूजा जी नहीं मिल पा रही है। जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी भटनागर साहब। देखिए जिस तरह से आपने भी आरोप लगाए हैं, हालांकि जो उपाध्याय जी ने कहा उससे अपनी बातों का तो आपको जवाब मिल गया होगा कि अब मनीष सिसोदिया खुद तो वो ऐसे हैं नहीं कि कुछ भी आंकलन मैं उपाध्याय जी की बात कंडम करूंगा। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है छपी हुई, और डॉक्टर्स ने ही ये चीजें कही है कि सब कुछ सुचारू रूप से सही चल रहा था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई का काम और लिस्ट अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा बिल्कुल थोड़े से बिल्कुल लोड बढ़ गए ऑक्सीजन का, मगर ऐसी मारोमार नहीं थी कि ये कंडीशन आ जाएगी। लेकिन भटनागर साहब ये भी हमने देखा ना कि डॉक्टर खुद सड़कों पर आए थे, डॉक्टर खुद हाई कोर्ट गए थे कि उन्हें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत है। कारण क्या है? दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से भेज नहीं पा रही थी, विफल थी। आप बताइए कि फरीदाबाद के अंदर स्टेशन पे 6 गाड़ी 5-7 दिन खड़ी है ऑक्सीजन की, उन्हें क्यों नहीं लगाया गया? उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? क्या कभी राजस्थान सरकार से पूछा है केजरीवाल साहब ने कि हमने हमारे 4 ट्रक ऑक्सीजन देने राजस्थान गए थे, आपने वापस क्यों नहीं भेजे? क्या आपने पूछा? क्या आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑडिट कराई जो लाखों रुपए कोरोना के नाम पे लूट लिए गरीबों से? क्या उससे आपने ऑडिट कराई? आपने उनसे पूछा एक बार भी कि आपने लाखों करोड़ रुपए आपने कोविड के इलाज में लोगों से? मुस्कान जी, ठीक है, सलूजा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सलूजा जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है ऑक्सीजन ऑडिट की, उसमें से किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। पहली बात, ये सब जो बहस हम लोग करे हवा में बहस कर रहे हैं। मैं इसका चैलेंज करता हूँ आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, इस तरह की रिपोर्ट अगर कोई है तो ये सामने प्रस्तुत कर दे। ये सारी बातें संबित पात्रा की जो चार्टी माइंड है उससे निकाली गई है जनता को भटकाने के लिए। पहली बात, मतलब रिपोर्ट कोई आई नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। अभी चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी जो बनी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई, उसके द्वारा कोई भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है, ना भी जनता के बीच में आई है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की डर्टी माइंड की बनाई हुई एक सोच है। और जहां तक ये कह रहे डॉक्टर नहीं थे, तो दिल्ली की टीम के अंदर एम्स के हेड जो थे वो देख रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो 11 टीम और 9 टीम है योगी आदित्यनाथ की, बहुत जिम्मेदारी से ब्रेकिंग न्यूज चलाई है।
ICMR की रिपोर्ट आने के बाद, और कोई भी चैनल कोई बहुत जिम्मेदारी से आप संबित पात्रा का नाम लिख रहे हैं, आप अपनी गलती छुपाने के लिए आप भारत के अपने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑक्सीजन की कमेटी बनी है, उन्होंने अभी तक कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की है। ये सारी रिपोर्ट अपनी इनकी बनाई हुई प्रायोजित की हुई रिपोर्ट है। संबित पात्रा की धरती पर से निकाली हुई प्रायोजित की हुई है। सलूजा जी, मीडिया को झूठा बोलना चाहते हैं आप? मीडिया देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, माननीय सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी से भी ऊपर है, देश के राष्ट्रपति से पहले तो आप श्री राम के बोले सलूजा जी, गठित की गई है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है तभी तो ऐसी खबरें आएंगी ना सर। हवा में तो खबरें दिखाई गए नहीं। जिस तरह से आपने कहा, आप यहाँ बैठकर हवा में डिबेट कर रहे होंगे, आप अब हवा में अपनी सारी बातें कह रहे होंगे, लेकिन मीडिया हवा में नहीं दिखा रहा है सर। ठीक है, मैं उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। आपने सुना सलूजा जी कह रहे हैं कि तमाम बातें हवा में है, कोई रिपोर्ट आई नहीं है सर। उपाध्याय जी, देखिए, मीडिया कोई भी चीज चलाता है या दिखाता है तो वो उसके पास वो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही वो कहीं ना कहीं दिखाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि भी एक व्यक्ति विशेष या एक संस्थान विशेष द्वारा चलाया गया टीवी चैनल या मीडिया को बिल्कुल जो वो कह रहा है वो सत्य है, ऐसा भी कोई मैंडेटरी या जरूरी नहीं। बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे मीडिया घराने कहीं न कहीं किसी के साथ किसी की बात को रख रहे होते हैं और किसी की बात को दबा रहे होते हैं और एक एजेंडा के तहत काम कर रहे होते हैं। लेकिन मीडिया है, उस पर ये कहना कि भी बिना तथ्य के चला रहा है वो गलत है। देखिए, अगर कोई भी मीडिया बिना तथ्य के अगर कुछ रखता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके लिए कानून में प्रावधान है। तो सरकारों को ये सोचना होगा कि देखिए, जो सरकारें कर रही हैं वो बिल्कुल राजनीति से परे हटकर। देखिए, कोरोना पर राजनीति हुई और आज भी राजनीति हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय और क्या हो सकता है, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण होगा भी क्या कि इस समय में भी राजनीति हो रही है। और सलूजा जी, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। उपाध्याय जी ने भी यही बात कही है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो सर आप कानूनन कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप कह कैसे सकते हैं हवा में बातें हो रही हैं सर? तमाम चैनल, सर सुनिए, अगर हमारे पास तथ्य हैं तभी हम ये चीजें दिखा रहे हैं और हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर निष्पक्ष बैठे हैं, तभी आप दोनों को यहाँ पर बिठाया है। ठीक है सलूजा जी, ठीक है। भटनागर साहब, आपके पास आना चाहूंगी मैं। नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मगर ये जो सत्य है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की गई है ऑक्सीजन ऑडिट की, उनके द्वारा अभी तक कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। ठीक है सलूजा जी, आपकी इस बात को याद रखा जाएगा और अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर दिखाएंगे सर दोबारा, और आप ही को बिठाएंगे। बिल्कुल। भटनागर साहब, लगातार आरोप लग रहे हैं सर आप पर। नहीं, हम पे आरोप क्या लगाएंगे? मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, हम पे क्या लगाएंगे? पहले तो मीडिया में चलाया, कब से चलाया? सुबह खुद। अरे ये तो उस पार्टी से आते हैं। कठुआ में 8 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, इन्होंने कहा बलात्कार नहीं हुआ। इनके योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं जो एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उनका बलात्कार नहीं हुआ। इनके बनाए हुए कई दैनिक जागरण पसंद किसने छाप दिया उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। बाद में पता चला उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। रातों रात इनको जनाना पड़ा। ये उस पार्टी से आते हैं। इनके कुलदीप सिंगर जो विधायक उन्नाव के थे, इनको उन्होंने कहा वो तो बलात्कारी है। किसी पर व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, फिलहाल मुद्दा ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन पर ही रहेंगे। ठीक है, जब वो मुद्दा उठाया जाएगा तब उस पर बात करेंगे सर। ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए, फिलहाल जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे। जी ठीक है। भटनागर साहब, देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मीडिया पर आरोप लग रहे हैं। मीडिया पर जो आरोप थे उसका जवाब उन्हें मिल गया है। मीडिया पर वो इस तरह से आरोप लगा भी नहीं सकते। आरोप है कि बीजेपी ने और संबित पात्रा ने ये झूठा फैलाया है भ्रम, ये आरोप है सर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं इस आरोप पर नहीं जाता। ये बैठे ने खुद अपने बारे में नहीं पता क्या बोल रहा है। ये क्या संबित पात्रा जी पे लगाएंगे? हमें सोशल मीडिया में चला है, पता है कि हम क्या बातों पे नहीं जाता। आप अपना देखिए क्या बोल रहे हैं सर। मैं बिल्कुल अच्छा बता रहा हूँ। जब से अरविंद केजरीवाल बैठा है कुर्सी पे मुख्यमंत्री की, दिल्ली हरियाली आती है, दिल्ली के अंदर उसने काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
ठीक है सर, ठीक है। सलूजा जी, भटनागर साहब, ठीक है। उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। ठीक है सर, उपाध्याय जी। जितना जनता को दिया तभी जनता ने दूसरी बार हमको सरकार बना के दी है। ठीक है सलूजा जी, भटनागर साहब, ठीक है। उपाध्याय जी की भी बात सुन लेते हैं सर, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में वो मौजूद है हमारे साथ, उनकी बात सुनना जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान ये कह रहे हैं जब से केजरीवाल बैठा है, देखिए कोई भी अब नहीं बैठता है, न माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तो अपने आप नहीं बैठे हैं, और अगर केजरीवाल जी बैठे हैं तो वो अपने आप नहीं बैठे हैं। जनता चुनती है और जनता बिठाती है और जनता ही कुर्सी से उतारती है। बिल्कुल उपाध्याय जी, ये तो कहना चाह रहा था मैं, आप बहुत अच्छा बोला आपने। नहीं, ये कहना कि भी नहीं मैं अभी वो बैठा है या ये बैठा है, कोई कहीं नहीं बैठ सकता जब तक जनता वोट नहीं करेगी। लेकिन ये बात अलग है कि वही सब लोग जब चुन के आते हैं तब जनता के बीच में वायदे कुछ और होते हैं, और जब चुन जाते हैं तो फिर उसके बाद में उनकी जो प्रायोरिटी है वो बदल जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है और राजनीति व्यवसाय की तरह की जाने लगी। जब तक राजनीति का व्यवसायीकरण रहेगा, राजनीति का व्यवसायीकरण खत्म नहीं हो, तब तक ये सारी चीजें देखने को मिलती रहेंगी। और राजनीति जिन मुद्दों पर होनी चाहिए उन मुद्दों को छोड़कर राजनीति उन मुद्दों पर होगी जो जनता से कोरोना जैसी महामारी के ऊपर राजनीति करना शर्मनाक है। कितनी ऑक्सीजन लेगा, कौन कितनी दवा देगा, ये इंतजाम करना सरकारों का दायित्व है। कोई सरकारें एहसान नहीं कर रही हैं। बिल्कुल उपाध्याय जी, सरकार का दायित्व है। जनता अगर उन्हें चुनकर बिठाती है तो इस बार जनता के मन में भी ये सवाल थे, मैं आप दोनों ही पार्टियों के लिए ये बात कहना चाहूंगी, जनता के मन में ये सवाल थे कि जिनको उन्होंने चुनकर बिठाया है वो उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। आपस की राजनीति, आपस में वाद विवाद उनका चल रहा है। जनता के लिए इस समय किसी ने नहीं सोचा, ये दोनों के लिए है सर, आपके लिए। भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो बलात्कार की बात है, टीवी बॉर्डर में बलात्कार हुआ, अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए, कोरोना की हो रही है, तो चुप है। इस चैनल पे अब जवाबी कव्वाली बात ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन पर ही रहेंगे। ठीक है सर, ऑक्सीजन पर रहते हैं ना सर, व्यक्तिगत किसी पर नहीं जाएंगे। संजय सिंह क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गलती पकड़ी गई पार्टी की। दिल्ली की जो दिल्ली के बताएंगे नहीं, सफाई में हजारों करोड़ रुपए खा गए ये लोग है। दिल्ली को ग्रीन बनाने के कर रहे यार, कुछ सबूत है तो चैनल के माध्यम से। सर एक तो आप दोनों प्लीज एक एक करके बोलिए सर, जनता का समय खराब होता है सर, इस तरह से जनता भी नहीं सुन पाती है और ना हमें सुनने में सही होगा। एक एक करके बात करेंगे तो डिबेट सही तरीके से होगी। भटनागर जी और सलूजा जी, उपाध्याय जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। उपाध्याय साहब देखिए, ये लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं। अभी बात कही थी ऑक्सीजन की, कोरोना की, वो बलात्कार पे चले जाते हैं। अभी दूसरे जन है वो कहते हैं कि भी संजय सिंह को आना चाहिए। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन जवाब देगा, ये सरकारें तय करती हैं और सरकारों को जनता चुनती है। ये नहीं है कि टेलीविजन पर बैठकर मैं कहूँ कि भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल गलत है। वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हर पार्टी का अपना इंटरनल असेसमेंट है और अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी जिम्मेदार होता है वो जवाब देता है। हमारे कहने से कोई जवाब नहीं देगा। अगर गलती है तो वो गलती मान लीजिए और उपाध्याय साहब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आदरणीय उपाध्याय साहब, आपको रिपोर्ट लेकर बैठना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि देखिए ये पब्लिक डोमेन में है और ये गलतियां हुई हैं। आदरणीय उपाध्याय साहब, मैं आपसे भी एक सवाल करता हूँ, अगर भटनागर की रिपोर्ट पेश कीजिए। उपाध्याय जी बार बार बात को कह रहे हैं, कोई रिपोर्ट ऐसी है तो पेश कीजिए ना यहाँ पे। केजरीवाल साहब की भटनागर जी रिपोर्ट है आपके पास, कोई जांच कराया? अगर दिल्ली आपके पास कोई रिपोर्ट है ऐसी, भटनागर जी रिपोर्ट आपके पास है? मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास। उपाध्याय जी बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट सामने रखी? देखिए, भटनागर जी के पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि फेल हो गए? तो सुन ले मित्र, फेल प्रवक्ता है ये, स्वास्थ्य का प्रश्न है। आप उपाध्याय जी को सुने एक बार प्लीज। हॉस्पिटल आपने देखा है, पीसीबी हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है और उसमें दिल्ली के कम पेशेंट होते हैं, यूपी के ज्यादा पेशेंट आके वहाँ इलाज कराते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दुनिया भर से लोग आके लोग दिल्ली में इलाज कराते हैं। उन प्रदेशों की सरकारों का दायित्व है कि वो अगर अच्छे अस्पताल, अच्छे मेडिकल फैसिलिटी अगर अपने प्रदेश में प्रोवाइड करेंगी, मेरे घर के पड़ोस में
अगर अच्छा हॉस्पिटल होगा और मुझे अच्छा इलाज मिलेगा, मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं आऊंगा। ये स्वास्थ्य की बात है। वही शिक्षा का है। अगर मान लीजिए पड़ोसी राज्यों में स्कूल अच्छे होंगे तो पड़ोसी राज्य का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा दिल्ली के स्कूल में पढ़े। कुछ तो फर्क है। आपके कह देने तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और जनता है, और जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है, वो फैसला करती है, चाहे वो जनता फैसला करेगी। देखिए, जनता को जो ठीक लगेगा वो आने वाले चुनावों में फैसला हो भी जाएगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है भटनागर साहब। लेकिन फैसले इतने जी उपाध्याय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बेसिक जो सुविधाएं हैं दिल्ली प्रदेश में बात करते हैं, चाहे शिक्षा की है, चाहे स्वास्थ्य की है, और राज्यों के बनस्पति बहुत अच्छी है। किसी भी राज्य में सर्वे करा लीजिए, नॉन पॉलिटिकल लोगों को पूछिए, वो आज भी कहते हैं कि जो दिल्ली में पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो अन्य प्रदेशों से अच्छा है। यहाँ आप गिना रहे हैं कि 3 मोहल्ले में पानी नहीं आया, तो आप पूरे प्रदेश में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उस प्रदेश के लोग राजनीति करके अगर ये बोलने लगे तो वो बात आप जो कह रहे हैं ये भी तो बताइए, दिल्ली की राजधानी, दिल्ली राजधानी है भारत की। अब वो राजधानी राजधानी और आंध्र से नहीं। देखिए, थोड़ा सा तथ्य में आपकी थोड़ा डिफरेंट लाइए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात रखी है। आपने अच्छी बात रखी है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे बता दें। नहीं, मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। तो आप अपने ईमानदारी से राजनीति से अलग हटकर बताइए, क्या दिल्ली में कुछ पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है किसी को? दिल्ली में पानी मिल रही है किसी को? दिल्ली में पानी 50 वर्षों से मिल रहा है। मिल रही है या नहीं मिल रही है किसी को? 50 वर्षों से दिल्ली में क्या मिल रहा है? आज इन्होंने स्टेशन नहीं दी, इन्होंने स्टेशन नहीं दिया, इन्होंने अभी तक कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई है। उपाध्याय जी, इन्होंने बंद बना लिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मुझे बिल्कुल बता देता हूँ। व्यवस्था दिल्ली में, दिल्ली में जो पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की बिछी हुई है। जिसका जो गंगा जल पानी आ रहा है समझे, वो भी क्लियर कर दो। जो चैनल के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं, अगर ऐसा सब आपकी बातों पर भटनागर साहब, आपकी बातों पर सलूजा जी कुछ ज्यादा ही जोर से हंस रहे हैं सर, उनकी सुन ले एक बार। बाकी सब पार्टी हाथ हाथ धरे बैठी, जनता तो हम भी बातें करें आप, हम इसीलिए तो उठा रहे हैं। यमुना सफाई में क्या किया आपने? हरा भरा करने के लिए क्या किया आपने? पॉल्यूशन को लेकर क्या किया आपने? अरे हम जनता जनता के नुमाइंदे होकर ही पूछ रहे हैं। जनता का अगर जनता के बीच में ही हम आए हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। अरे आपने इतना अच्छा किया, आपको नहीं सुना जनता ने दोबारा आम आदमी पार्टी को पानी पी लीजिए भटनागर जी। हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। पानी पी लीजिए भटनागर जी, पानी पी लीजिए, गला फंस रहा है। अरे सर धन्यवाद बहुत। झूठ बोलने वाले का गला बहुत फंसता है। दिल्ली की 76% आबादी में बिजली का बिल 0 आता है, ये जानकारी आप कर लीजिए। अरे आपने हर परिवार और दिल्ली के 100% लोगों तक पानी पहुंच रहा है, और 2024 तक पीने का पानी टोटी से मिलेगा सभी को। ये हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है। दिल्ली में अगर कोई दिल्ली में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री उन्होंने कह दिया है तो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की होगी। ये दिल्ली की जनता है जिससे पूरा 2020 तक दिल्ली की जनता ने अच्छी सरकार को चुना। ठीक है सलूजा जी और भटनागर साहब, ठीक है सर, ठीक है। समय की थोड़ी कमी है, मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को। ठीक है सर। उपाध्याय जी, तमाम बातें आपने सुनी है, पूरे डिबेट में आप मौजूद रहे। सर, आखिरी कमेंट आपसे तमाम पूरे मुद्दे पर चाहूंगी कि आखिर इस तरह की राजनीति क्यों होती है, एक जनता के मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों? उपाध्याय साहब, देखिए, ये जो कह रहे हैं ये राजनीतिक लोग हैं और राजनीति के चश्मे से देखते हैं। जनता के चश्मे से जिस दिन राजनीतिक लोग देखने लगे उस दिन इस तरह का व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा। तो जिम्मेदारी से कोई नहीं लेने को तैयार नहीं, जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने का कोशिश करते हैं। तो ये जो परंपरा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये कहना किसी ने कुछ नहीं किया है। आजादी के बाद अगर यहाँ पर इस देश में कुछ है तो सरकारों का किया हुआ है।
वो चाहे कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों ने दिया है, किसी एक सरकार का नाम उसमें नहीं ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी कही आपने ये बात उपाध्याय जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगी आपको इस बात के लिए। सलूजा जी, आपका आखिरी कमेंट सर, मात्र 30 सेकंड में। देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार पिछली बार चुन के इसलिए आई कि दिल्ली के उसने काम किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा आज दिल्ली के अंदर किया है, जब से दिल्ली बनी है, उसने अगर कुछ किया होता तो दिल्ली की जनता उनको क्यों 6 सीटें देती, क्यों हम लोगों को 64 सीटें देती। तो दिल्ली की जनता ने हमको चुना है, वो अच्छी सरकार को चुना, वो उससे फायदा ले रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी को भी अगर चुना और जनता फायदा ले रही है, ठीक है, ये स्थिति भी बता रही है कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है सर, भटनागर साहब, आपका आखिरी रिएक्शन सर। जी बिल्कुल, दिल्ली जनता ने इनको देख भी लिया है, इनकी बेटी का व्यवस्था भी देख ली है और इनका कालापन भी देख लिया है। आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा 64 सीट कैसी होती है। दिल्ली की जनता के साथ आप ब्लैकमेलिंग ना करें, बीच में ना बोले आप, थोड़ा सा भटनागर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने जो बात कही वो वाकई सही है कि अगर आजादी के बाद देश को इतना कुछ मिला है तो वो सभी सरकारों ने ही दिया है, किसी एक सरकार ने नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या?